तो फर्रुखाबाद पुनरुत्थान सीरीज का आज है पहला एपिसोड और मुझे जो व्यक्ति फर्रुखाबाद में दोबारा लेके आया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं फर्रुखाबाद में काम करूं, फर्रुखाबाद के लिए काम करूं, आज मैं उनसे मिलाता हूं जिनको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। धन्यवाद विभू वैभव। पहले तो बहुत धन्यवाद कि तुमने इस अच्छे काम के लिए मुझे चुना। और फर्रुखाबाद को वाकई में पुनरुत्थान की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो पिछले वर्षों में या पिछले दशकों में जो परिस्थितियां रहीं, जी। उनमें कहीं हम अपनी पहचान को खोते गए। और आज जो हम अपने समाज में जो सांस्कृतिक मूल्यों का जी। क्षरण देख रहे हैं, शायद ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। कौन से दायित्व मेरे पास हैं ये मायने नहीं रखता, जी। मैं किस दायित्व में के साथ न्याय कर पाता हूँ, या हर व्यक्ति जो जो कुछ करता है वो कितना न्याय कर पाता है, क्योंकि बहुत से दायित्व लेना बहुत आसान बात होता है, उनको मेंटेन करना। पर पिछले दिनों एक अभिव्यंजना साहित्यिक संस्था है जो लगभग 50 दशक होने जा रहे हैं काम कर रही है जी। हिंदी के विकास के लिए, उनके साथ जुड़ा हूँ। पांचाल शोध एवं विकास समिति एक पंजीकृत संस्था है जो मूल रूप से फर्रुखाबाद के इतिहास, फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक स्थानों के शोध और जो उनका पुनरुत्थान कैसे हो, उनको पर्यटन कैसे बढ़े, जी। उस पर काम कर रही है। इसके अलावा संस्कार भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व जो इतिहास और पर्यटन से जुड़ते हैं, या जी। फर्रुखाबाद हॉकी, किसी ज़माने में हॉकी फर्रुखाबाद की शान हुआ करती थी, यहाँ की कौमी एकता की बहुत बड़ी पहचान थी। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन, और वो सब दायित्व तो हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपना जो दायित्व दिया जाए उसके साथ थोड़ा न्याय कर पाऊँ। तो जैसे आपने बताया, आप ज्यादातर इन सभी संस्थाओं में जिनमें आप सदस्य हैं, उनमें ज्यादातर आप इतिहास पे काम कर रहे हो। तो आपकी नज़र में फर्रुखाबाद का जो इतिहास है वो कितना सिग्निफिकेंट है, मतलब वो कितना मैटर करता है हमारे देश में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देश की अगर बात करें हम, जी। तो हमारे देश का इतिहास फर्रुखाबाद के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता। मतलब हम हमारे पूरे देश का पूरे देश का इतिहास अगर अगर अधूरा है। अधूरा है, अगर फर्रुखाबाद की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि फर्रुखाबाद को जो हमारे कालखंड है पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से, जी। तो यहाँ कपिल मुनि, रामायणकालीन श्रृंगी ऋषि का आश्रम, भगवान राम के जो ससुर थे जनक, राजा जनक, जी। उनका नाम था सीरध्वज, और उनके भाई कुशध्वज का क्षेत्र काम्पिल्य, जो संकिसा, और उसके बाद में काम्पिल्य जहाँ की द्रौपदी थी, प्राचीन पांचाल देश, षोडश महाजनपद। इधर वर्तमान में आए तो भगवान बुद्ध का आगमन यहीं स्वर्ग से, कहा जाता है कि स्वर्ग से आए थे वो, स्वर्ग सोने की सीढ़ी से। तो राजा हर्षवर्धन, जिनके बारे में सुना होगा कि ऐसे राजा थे जो अपना सर्वस्व कुंभ में दे आते थे। और कान्यकुब्ज का क्षेत्र है, काम्पिल्य क्षेत्र है, प्रवाहण, जवाली, ये सब जो पुराने लोग हैं, कई जी। नाम हैं जिनको अगर आप अध्ययन करने चलेंगे, तो हमारा ये पांचाल क्षेत्र जो अभी जनपद की दृष्टि से देखें तो फर्रुखाबाद कहलाता है, उसके बिना पूरा नहीं होता यहाँ का इतिहास। तो ऐतिहासिक तौर पे तो बहुत एक गहरी डेंट है देश में छोड़ रखा है फर्रुखाबाद ने, लेकिन लोगों तक ये पहुंचा नहीं, मुझे लगता है। मैं अगर मैं खुद फर्रुखाबाद से था, मुझे जब तक आपसे नहीं मिला ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। तो इस ये कमी कहाँ, किस तरीके से आई इस चीज़ में? देखिए, अगर मैं कहूँ कि कमी नहीं थी, जी। ये हमारी जो शिक्षा की प्रणाली रही, जी। जिस जो एजुकेशन की पॉलिसी रही। जी। मैं आपकी इतिहास के बात से पहले एक बात और कह दूं जो हमेशा मन में आती है, और आप तो उस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हम एक बचपन में एक विषय पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस। जी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्कूल के सबसे शिथिल से शिक्षक हुआ करते थे, वो मॉरल साइंस के टीचर बना दिए जाते थे। और वो उस मॉरल साइंस का क्या अर्थ है हमारे जीवन में, मुझे लगता है कि अगर आज हमने वो सब चीज़ें बहुत गंभीरता से पढ़ी होती, उनकी मार्किंग हार्ड रही होती, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साइन थीटा कॉस थीटा में ना उलझते, तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती। हमें अपनी भारत की जो ज्ञान परंपरा है, इसमें ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद जैसे चरित्र थे हमारे पास। जी। पढ़ने के लिए कबीर, सूरदास, तुलसीदास थे, गुरु नानक देव थे। ये सब को हमने एक विषय के रूप में पढ़ा, एक कहानी के रूप में पढ़ा।
और कहानी और कथाओं में अंतर होता है। कथाएं निरंतर चलती हैं, कहानियां बनती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो दूसरा ये भी रहा कि जो हमारे जो पीढ़ियां अब जो हमसे दूर होती जी। जा रही हैं, हमने उनके पास बैठना कम कर दिया या छोड़ दिया। जी। अगर हमने अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठना लगातार जारी रखा होता, या जो वो बता रहे हैं निरी निरी पुरातन पंथी बात ना समझ के उनके अर्थों को समझा होता, तो हम इतिहास से दूर नहीं होते। और अगर हमें जो कुछ पढ़ाया गया, हम्म। ये बताया गया, पढ़ाया नहीं गया, जो बताया गया हमने उसी को माना, हमने कभी उसको चेक करने की कोशिश नहीं। नहीं की। तो जैसे कुछ ऐसी जगह हैं, हम आपकी बात से मतलब सहमत हैं कि हम जरूर अपने बड़े बुजुर्गों से दूर हो गए, इसलिए हम इतिहास से दूर हो गए। लेकिन अपने देश में कई ऐसी जगह हैं जिनका मतलब ऐतिहासिक जो हमारी धरोहरें हैं, जितना उनका महत्व है, वो वहाँ के लोग अपने बड़े बुजुर्गों के करीब थे। या क्या ऐसी वजह थी कि मतलब वो जगह तो उन ख्याति पा गए, लेकिन हमारा फर्रुखाबाद पीछे रह गया इस पॉइंट का एकदम अगर निचोड़ देखें तो? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो जगहें ख्याति पा गई, हाँ। उनके उनको कुछ चीज़ों से, जैसे अगर हम जैसे चाहें कि जैसे आध्यात्मिक तौर हम्म। से जोड़ा गया, जी। या धार्मिक धार्मिक रूप से अगर फोकस कर दिया गया केदारनाथ पे, बद्रीनाथ पे, हम्म। चार धाम की यात्रा, हम बूढ़े हो जाएं और चार धाम की यात्रा न कर पाएं तो हम स्वर्ग न जा पाएं, जी। मोक्ष न मिल पाए। या अपने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कहें तो ताजमहल रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ताजमहल विदेशी पर्यटक आ रहे थे इसलिए ताजमहल को बढ़ावा दिया गया। कुतुब मीनार दिल्ली में, है ना, स्वर्ण मंदिर आप देखें तो मैंने कहा धार्मिक, ऐसे स्थान जो बहुत बड़े थे, कभी शायद अभी जैसे सरकारों की नीति चल रही है कि पर्यटन जो है वो बहुत रेवेन्यू जनरेटर है, और हमें लगता है कि किसी राज्य की, प्रांत की इकोनॉमी का अब 33% तक जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ टूरिज्म से हो रहा है। जी। और वो जो लोग जागरूक थे उन्होंने किया। हमारे यहाँ भले ही हम अपने घर में मंदिर में हमारे तिरुपति बालाजी का चित्र नहीं, लेकिन हमारी इच्छा रहती है कि हम एक बार तिरुपति बालाजी जाएं, शिरडी। अभी क्या है कि पिछले दिनों आपने देखा काशी का पुनरुद्धार किया। काशी जो विश्व की सबसे पुरानी नगरी कही जाती थी, लेकिन अब क्यों वहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा आने लगे? तो उसका कारण यह है कि इस किसी भी स्थान को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद सिग्निफिकेंटली उसके बारे में लोगों को बताना। जी। अब मैं अपने फर्रुखाबाद में आ जाऊं, क्योंकि आप मैं मेरा मन ये रहता है कि मैं जहाँ हूँ अपने यूनिट से हम्म। जो है इकाई और दहाई की तरफ चलूं। तो हमारा जो काम्पिल्य का क्षेत्र था, जी। जहाँ की द्रौपदी थी, महाभारत एक सीरियल आया, पहले आया, उसके बाद दोबारा अभी कोरोना में आया, तो आप जैसे बच्चे नई जनरेशन के भी रामायण और महाभारत को समझ पाए। जी। बहुत अच्छा चित्रण था। द्रौपदी फर्रुखाबाद की थी। महाभारत का युद्ध जो 18 दिन कुरुक्षेत्र में चला, उसके जो पांडवों के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, वो 18 दिन तक जिंदा रहे और कौरवों के रोज मरते रहे। वो इस फर्रुखाबाद के थे। तो इस क्षेत्र का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। और काम्पिल के बारे में अगर आप देखें तो जैनियों के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ का जन्म स्थान है। और ये भी कहा जाता है जैन मतानुसार कि इंद्र ने स्वयं काम्पिल नगरी की स्थापना की थी और भगवान ऋषभ देव ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि चूंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं था, आवागमन के साधन उस तरीके से हम्म। नहीं थे, उस वजह से भी विकास बहुत नहीं हो पाया। आज जब हम लोग लगातार, मैंने बताया मैं पांचाल शोध विकास समिति की बात करता हूँ, हमने करीब 7-8 साल पहले हमारी ये संस्था पंजीकृत हुई। इससे पहले पंजीकरण नहीं था तो हम लोग काम कर रहे थे। तब से जो हमने मांगे रखी कि हर जनपद में एक ऐसा पटल हो जहाँ लोगों को पता चले कि यहाँ का इतिहास क्या है। जी। अब सरकार ने यहाँ एक आदमी दिया जो फर्रुखाबाद कन्नौज का है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन बैठ रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कई पर्यटन का कोई यहाँ के जो स्थान थे, बाबा नीम करोली आप जानिए, विश्व हाँ, अरे प्रसिद्ध। तो बहुत इस समय तो हमें लगता है नीम नीम करोरी बाबा की, जब से विराट कोहली और ये सब सेलिब्रिटीज, स्टीव जॉब्स हैं, तो बड़ा नाम हो गया, लेकिन ओरिजिन उनका तो अपने यही है। बाबा नीम करोली, जो नीम करोली गांव है वो फर्रुखाबाद में, वो आज भी ग्राम सभा है। यहाँ के 2 गांव, बाबा नीम करोली का गांव जी। या श्रृंगी रामपुर जो भगवान राम के
जन्म के समय पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और कहा तो ये जाता है कि भगवान राम के वो बहनोई भी थे, उनकी बहन शांता के पति थे, उनकी भी यहाँ पे तपोस्थली है। लेकिन ये सब ग्राम सभाएं, अब इन पे काम हो रहा है। अब मैं ये कहूँ कि इस सरकार में काम हो रहा है तो बात राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन राजनीति से अगर मैं अलग कहूँ तो इससे पहले किसी ने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लीडर्स में इंटेंट की कमी थी, वो इस तरफ सोचते ही नहीं हाँ, थे नहीं सोच। कि टूरिज्म भी, इसको टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, या हम अपनी रूट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आदमी अपनी रूट भुला रहा था कुछ का, हमें लग रहा है रूट्स काटी भी जा रही हैं, आप ये कहना चाह अब कट भुलाना या कटना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम अभी एक हमारे मित्र हैं, उनकी बेटी का इंटरव्यू था, रहे हैं। जी। तो उससे पूछा गया बैंक में कि आप कहाँ के रहने वाले हो और कुछ अपने शहर के बारे में बताओ। तो वो बहुत कुछ बता नहीं पाई। यहाँ गंगा जी हैं, यहाँ मिलिट्री का कैंप है, इस तरीके की बात वो करती रही। जबकि अब इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो मेरे कुछ एक एक्सपर्ट हैं, जो उस कमेटी में भी कभी बैठते हैं, मुलाकात हो जाती है, वो कहते हैं कि अब अपने मूल को पहचानो, अपने गांव को आइडेंटिफाई करो। जब तक आप हम किसी गांव में अपने गांव जैसे जाते हैं, जी। अब बहुत दिनों से अपने गांव नहीं गए तो गांव को कोई मिलता है बुजुर्ग तो पूछता है कि भैया कौन हो, तो हम कहते हैं कि हम उनके ग्रांड सन थे या उनके नाती थे। और जब हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं, बम्बई चले जाएं, वहाँ कोई पूछेगा तो कहाँ के रहने वाले, हम उस गांव के रहने वाले। तो आज स्थिति हो गई कि हम उस गांव को में हम अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। सही बात। और दुनिया में हम ढिढोरा पूछ रहे हैं कि हम वहाँ के रहने वाले, सही। हम फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। तो लोग हैं, अच्छा वही, लोगों को कहना ये चाहिए सामने वाले को कि हाँ, अच्छा वही फर्रुखाबाद जहाँ की द्रौपदी थी, इतनी बड़ी। आज अगर गीता है तो कहीं न पीछे से द्रौपदी। देखो, जो कुछ है, जैसे यह श्री राम का चरित्र है या कृष्ण का चरित्र है, वो जो आए, हमें उन वो सब उनकी उनके जो अवतार परंपरा थी उसमें तो वो सब काम उन्होंने जो किए, जी। वो भगवान की लीला है। जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर रामायण और महाभारत को कहानी के तौर पे और उनके प्रसंगों को अगर हम समझें कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है, भाई का भाई के प्रति त्याग क्या होता है, द्रौपदी ने किन स्थितियों में संघर्ष किया, किन स्थितियों में क्या बात कही। और कहीं ना कहीं आज गीता जो सिर्फ जो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान की वाणी को लिखित किया गया, तो वो उसके पीछे कहीं ना कहीं द्रौपदी थी। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अभी भी कई लोग कहते हैं कि नीम करोली, अच्छा नीम करोली फर्रुखाबाद में, हम तो समझते थे कि बाहर है, कैंची धाम में। तो ये कमी तो रही विभू जी, और उसमें किसकी गलती है ना गलती है, अब हम इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार नहीं। विषय नहीं, हाँ। तो हमारा मानना ये हम्म। है हम्म। कि बीती ताहे बिसार दे। अब हम लोग जो कर सकते हैं हम्म। वो हम करें। आप जैसे नौजवान, और हमारे पास जी। बड़ा सौभाग्य है कि हमारे फर्रुखाबाद में ऐसे नौजवानों की टीम बहुत है। जैसे मैं अभिव्यंजना साहित्यिक संस्था के साथ काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ कुछ नई बच्चियाँ और बच्चे जो है बहुत अच्छी कविता का पाठ कर रहे हैं। स्मृति अग्नोत्री एक बच्ची है, बहुत अच्छा राम के ऊपर पढ़ती है। वैभव सोमवंशी, उत्कर्ष अग्नोत्री, उपकार मणि, ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ रहे हैं। पुरान डॉक्टर नहीं शिवम तो अम्बर, महादेवी वर्मा हाँ। और आचार्य वचनेश को आप छोड़ दीजिए, जिनको पढ़ के आज भी कितनी पीएचडी हो रही है इनके ऊपर। तो जैसे आपने बताया कि साहित्य है, मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा है कि सबसे पुराना तबला घराना भी हमारा ही है। हाँ, बिल्कुल। पुराना नहीं, पुराना तो पुराने तो तबला घराने सभी हैं। ये जी। जो चार पांच तबला मेन। घराने हैं देश के, इनमें फर्रुखाबाद तबला घराना जो है, हाजी विलायत अली खां साहब ने इसको बनाया था। जी। और हाजी विलायत अली खां के जो पूर्वज थे, आकाशा नाम के एक राजपूत से शुरू होता है, राजस्थान से कहानी। वो घूमते फिरते आयावर प्रकृति के थे, नाचना गाने वालों के साथ वो तबला बजाते। और आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊं कि तबला जो है, इसको मृदंग जो होता था बड़ा, जी। जिसको बजाते थे एक व्यक्ति, वो उसको बीच से काटा गया और तब वो तबले के फॉर्म में आया। और वो आकाशा के जो वंशज हैं, उनमें हाजी विलायत अली खां, आप समझो कि फर्रुखाबाद सरनेम 13वीं 14वीं शताब्दी में इसी परंपरा के लोग फर्रुखाबादी लगाते थे अपने नाम के आगे, जो फर्रुखाबाद नाम भी नहीं पड़ा था। जैसे लोग आजकल वैसे कहते हैं इलाहाबादी,
वैसे फरुखाबादी कहा गया। उस टाइम फरुखाबादी का मतलब होता था साफ सुथरा स्पष्ट भाषाई, तो वो नाम उन्होंने उस टाइम लगाया। तो हाजी विलायत अली खां साहब ने 17 बार हज यात्रा की, और वो कहते थे कि जिस जहाँ पे जाओ उस जगह को अपना समझो। और ये जो अपना गंगा का जो तट है, दक्षिणी किनारा है, इसको देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में कहा गया। और हाजी विलायत अली खां यहाँ कई दिन तक रहे। फरुखाबाद में चीनी ग्राम मोहल्ले में उनका आवास भी था। उसके बाद यहाँ से बरेली गए, और आज उनके जो परिवारजन है वो कोलकाता में है। और एक आपकी जानकारी, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूं कि उसके ऊपर एक किताब मैंने करीब करीब लिख लिया। हालांकि मेरे पिताजी जो पिछले वर्ष नहीं रहे, और जो मुझे इन सब बातों की जी। जानकारी जिनसे मिलती थी, उन्होंने के साथ एक किताब फर्रुखाबाद तबला घराने के ऊपर मैंने लिख ली है करीब करीब, और वो बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। और हाँ, एक बात और है कि दुनिया में अगर 100 लोग तबला बजाते हैं तो 50 लोग तबला फर्रुखाबाद तबला घराना को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी घरानों के जब जो लोग तबला बजाते हैं, और जो उनकी जो तान होती है, उनको गतें कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं फर्रुखाबादी तबला घराने की गतों को इस्तेमाल करते हैं। वाह। ठुमरी सम्राट ललन पिया भी यहाँ थे। आल्हा जो एक इलियट अंग्रेज कलेक्टर थे, उन्होंने आल्हा को लिपिबद्ध यहीं करवाया। जो बुंदेलखंडी आल्हा है उसको लिपिबद्ध फर्रुखाबाद में सबसे पहले कराया गया। सो अब जैसे ये आपने जैसे बोला पुरानी बात कही, तो अभी आगे का अगर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए फरुखाबाद का, लीडर्स का क्या इंटेंट होना चाहिए, और यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहोगे कि आप जिस शहर में रह रहे हो, आप देख हमारे मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे साथ हो रही है, हमारे ज़िले में हो रही है, कि बच्चे बाहर बहुत जाते हैं कमाई का स्रोत ढूंढने, पढ़ने। तो इस विषय में पहले तो वो अपने संस्कृति, अपने रूट से जुड़े कैसे, और उस विषय में मतलब आपकी क्या राय है कि यंगस्टर्स इस मुहिम में जुड़े कि हम फरुखाबाद को दोबारा उसी मुकाम पे पहुंचाएं जहाँ देखिए पे था। देखिए बाहर तो पढ़ने जाने का एक सिस्टम हमेशा से रहा। अच्छा। जो जितना समृद्ध होता था, जिसकी जैसी स्थिति होती थी, वो अपने उस मूल स्थान से बाहर पढ़ने जाता था। गांधी जी विलायत में पढ़ने गए जी। हैं। गांधी जी का घर मैंने देखा है पोरबंदर में। हाँ। बहुत भव्य घर था, लेकिन लौट के आए तो उन्होंने सारा वस्त्र अपने सिर्फ एक धोती पहने। तो बाहर पढ़ने जाने के लिए मैंने खुद अपनी पढ़ाई लिखाई आगरा में की, मैंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाया। ये तो बात है कि हमारे जो इतना बड़ा जो देश है, इसमें ये बिल्कुल चीज़ रेशनल तरीके से नहीं है कि शिक्षा के केंद्र सब जगह एक सौ। पहले क्या था, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, ये सब शिक्षा के केंद्र थे। राजा महाराजाओं के बच्चे और आम लोगों के बच्चे थे। उससे पहले राजा महाराजाओं के बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने भेजा जाता था। राजा अपने बच्चों को भेजते जी। थे। राम के बारे में भी आपने सीरियल में भी देखा होगा कि पढ़ने गए तो सब लोग एक साथ थे। पांडव भी गुरुकुल में पढ़े। तो अब पढ़ाई का स्तर और जो माहौल है वो बहुत बदल चुका है, लेकिन हम कहीं भी रहें, अपनी जड़ों से हमें प्यार करना नहीं भूलना चाहिए। जी। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि ये जो नई शिक्षा नीति हमारी आ रही है, या जो सरकार काम कर रही है, सरकार के और पक्षों को जाने दीजिए, मैं उन पर राजनीतिक चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि अपने गांव से, अपने शहर से प्यार करो, अपने शहर को जानो। जी। क्योंकि एक कार्यक्रम में मैं था अभी कुछ दिनों पूर्व, तो योगी जी ने उसमें कहा कि अतीत का भटका वर्तमान का त्रिशंकु बन जाता है। हम कौन हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। हमें नैतिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जी। रेखांकित करना पड़ेगा। बच्चे हैं तो उन्हें अपनी उम्र पे ही गाड़ी, टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना है। अगर कोई स्पीड का मामला है तो हमें देखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या स्पीड निर्धारित की है। अगर हमें क्या खाना है, क्या पीना है, ये भी हमें उम्र के हिसाब से। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर संस्कार आ जाएंगे जी। तो हम बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। और रही एजुकेशन की बात, तो वो तो कहीं लेने जाने में कोई बुराई होती नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे आपने बोला ना कि आदमी से आप एक अभी आपने एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया कि हम्म, उनसे पूछा गया तो गंगा जी का किनारा बता दिया। हम्म, तो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो फरुखाबाद को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
मेरी मान जी, लीजिएगा। बिल्कुल सही तो बात है। वो रिप्रेजेंट सही तरीके से कैसे करें? आप इतनी सारी संस्थाओं में बिल्कुल। इतिहास पे ही काम कर रहे हैं, इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो आपके मन में कोई ऐसा एक्शन प्लान जो बच्चों को इस डायरेक्शन में बढ़ाए कि वो जब भी फर्रुखाबाद रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ गंगा जी और रामनगरिया का मेला ना बताएं? सही कह रहे, ये भी बताएं, हाँ, गंगा जी भी ये तो बताएं। बताएं बताएं, क्योंकि लेकिन क्योंकि देखिए, गंगा तो हमारे देश की जो है वो प्राणदायिनी है। अभी महाकुंभ होने जा रहा है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी नदी जो सिर्फ खींचती है आकर्षण में, वो सिर्फ माँ गंगा है। लेकिन बाहर जाएं, आपने कहा ना बाहर जाएं, कोई जिन जिन माँ बाप की जैसी सामर्थ्य होती है बच्चों को बाहर भेजते हैं, कोई 8th से, कोई 9th से, कोई 5th से, कोई ग्रेजुएशन में। लेकिन कहा जाता है कि माँ पहली गुरु होती है। पहला स्कूल जो होता है, पहली जो क्लास होती है, वो बच्चे को जीवन भर याद रहती है। तो स्कूलों का पाठ्यक्रम इस तरीके का हो जी। कि उनको ये बताया जाए। मेरा तो मानना ये है कि हर जनपद का एक जो अपना इतिहास है, अभी बहुत अच्छा काम किया। अभी 1-2 साल 3 साल पहले योगी जी ने कहा कि हर जनपद अपना स्थापना दिवस मनाएगा। तो हमारा जनपद का स्थापना दिवस फर्रुखाबाद का 10 नवंबर 1801 कुछ पुस्तकों को देख के किया गया। हालांकि 1 मिनट आपका लूँगा कि मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद नगर बसाया था, इसमें 52 गांव का नाम को उन्होंने जोड़ा था, लेकिन वो फर्रुखसियर के एक लड़ाके थे, अपने नाम पे उन्होंने मोहम्मदाबाद बसाया। कालका खेड़ा मोहम्मदाबाद का नाम था, उसको मोहम्मदाबाद किया। उसके बाद अपने बेटे के नाम पे कायमगंज। तो जब खबर फर्रुखसियर के पास गई, नाराज हुए, तो उन्होंने कहा, "अब आपके नाम से हम एक शहर बसाना चाहते हैं।" तो उन्होंने 52 गांव को जोड़ के फर्रुखाबाद बसा दिया। लेकिन जनपद की जब अवधारणा आती है, जी। तो जनपद में बहुत बड़ी फर्रुखाबाद की सीमाएं थी, और जनपद की स्थापना जो जो अंग्रेजों ने दी। हम अंग्रेजों की सब चीज़ का फेवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें इस देश जब पुरातन काल से वर्तमान काल की तरफ देश बढ़ रहा था, तो कुछ चीज़ें अंग्रेजों ने दी थी इस देश को। और ये जो जिला की व्यवस्था है, वो जिले की व्यवस्था अंग्रेजों ने दी थी, और 10 नवंबर 1801 को एक समझौते के बाद ये जिला बनने को शुरू हुआ। तो बच्चों को ये बचपन से ही बताना, ये देखिए, इसमें जिम्मेदारी स्कूल की है, हमारी है, टीचर्स की है, और जो भी संस्थाएं हैं, जो भी नेतागण हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी कि आज जो हम हैं, अपना अच्छा या बुरा हम किसको देने वाले हैं? आने वाली पीढ़ी को। और आने वाली पीढ़ी को अगर हम अच्छा नहीं देंगे, अपना गौरव नहीं उसको बताएंगे, तो वो आगे नहीं ले जा पाएगी। लेकिन जो अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, जाएं, पढ़ें, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा हमारा इतिहास क्या है। और ये बहुत कठिन बात नहीं है। कुछ ऐसी, अब हम लोग काम कर रहे हैं, हमने स्कूलों में इस बार प्रतियोगिताएं लगातार कई साल से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हो रही कि स्थापना दिवस है, तो यहाँ के स्थानों की जानकारी, यहाँ के प्रोमिनेंट लोगों की जानकारी, यहाँ की हिस्ट्री कल्चर के बारे में क्वेश्चन आयर, बच्चों से ड्राइंग प्रतियोगिताएं, ये सब काम करवा रहे हैं। और बहुत कठिन बात नहीं, और अब फर्क भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। फर्क नहीं आ रहा होता तो आप इस विषय पे हमसे बातचीत करने भी नहीं बैठे होते हैं। और आपने हमसे जब मुलाकात हुई, बात की, आपको लगा कि ये अच्छी बात है, तो आप कर रहे हैं। अब आप इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाएंगे, जी। तो ये बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ रही हैं। हम तो हमेशा सकारात्मक लेने की कोशिश करते हैं कि हमें मैं तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सकारात्मक ही सोचना चाहिए। लेकिन एक सवाल इसी के बाद मैं आपका मतलब समय लूंगा कि आपके हिसाब से फर्रुखाबाद में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो एक समस्या ये, अगर हम ये इससे निजात पा गए तो हम फर्रुखाबाद का पुनरुत्थान कर पाएंगे, आपकी नज़र में वो क्या है? और उसका क्या, अगर कोई सोल्यूशन है आपके दिमाग में जो अगर आप देना चाहो, अगर हो सकता है ऐसे लोगों तक पहुंचे जो उसको सॉल्व कर सकें, तो? देखिए, फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी समस्या को एक सिग्निफिकेंटली मैं एक आइडेंटिफाई करूं, वो तो बड़ा कठिन काम है। जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारी शिक्षा है, एजुकेशन है, चाहे वो सरकारी रूप से या प्राइवेट रूप से हो, वो सही रूप से हो। अब सही रूप का मतलब क्या है? कि सिर्फ हम पास होने के लिए पढ़ाई ना करें। हम्म। अभी हमारे फर्रुखाबाद में बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत सी, अब तो एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ खुल गई है। स्टूडेंट्स को, बच्चों को
ये पता होना चाहिए कि इस कंपटीशन के युग में जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर प्रॉपर जानकारी जी नहीं है, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम चाहे फर्रुखाबाद में पढ़ें, चाहे कानपुर में पढ़ें, चाहे दिल्ली चले जाएं या बम्बई चले जाएं, जितनी आगे बढ़ोगे कंपटीशन के लिए संघर्ष उतना ज़्यादा बढ़ता जाए। जी तो अपने जगह पे रहते हुए सही पढ़ाई, उसमें अब सरकार सब काम कर नहीं सकती। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अभी बहुत से अच्छे घरों के बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई का उद्देश्य क्या? अब मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आएगी वो सबको एक रूप से उसमें पढ़ाया जाएगा, 2025 से शायद सुनना है। एक तो समस्या वो है। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले कहा कि हमें अपने आप में गर्व करने की हम्म क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। जब तक आप फर्रुखाबाद, किन्हीं वजह आपके पिता यहाँ के रहने वाले थे, बाबा थे, प्रोमिनेंट लोग थे, रोटी व्यवसाय के चक्कर में बाहर, लेकिन आप जब यहाँ लौट के आए, आपने देखा कि यहाँ पे संभावनाएं हैं, यहाँ पे ऐसी जगहें हैं, जब हम किसी बाहर वाले को बताएं हम्म तो हम उसमें गर्व करें। तो ये भावना जागृत करनी पड़ेगी, और हमें लगता है कि ये इस टाइम का दौर सबसे ज़्यादा संक्रमण का दौर है, जब हम इस सोशल मीडिया में, जी या आजकल एक वो जो मोबाइल विजन सिंड्रोम चल रहा है, जिससे बच्चे बड़े सब पीड़ित हैं, जी अगर हम उससे बच के सारी जानकारी के बजाय अगर हम ज्ञान लेने की तरफ चलें, हम्म तो हमें लगता है कि समस्या सिर्फ, किसी भी चीज़ की समस्या एक होती है, जी जो आपने कहा, मैं उसे रेखांकित कर दूं कि हमारा ज्ञान प्रॉपर है कि नहीं, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और ये खाली स्कूल भेज के माँ बाप नहीं उसको कर सकते। स्कूल वाले ये नहीं कह सकते कि साहब 6 घंटे बच्चा हमारे पास रहता है, 18 घंटे आपके पास रहता है। हम्म ये एक सामूहिक समन्वित प्रयास है, हम अच्छे स्कूलों में पढ़ा दें, और उनको सिर्फ यही सोच लें कि बच्चा हमारा अंग्रेजी बोल रहा है तो ज्ञानवान हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ संस्कार, और संस्कार के लिए एक समन्वित प्रयास सबका हो, वो जरूरी है। बाकी तो जो समस्याएं हैं, सड़क, अब एक बात और बता दूं आपको कि जिस विकास की, जैसे आजकल लोग विकास विकास की बात करते हैं, तो ये नई पीढ़ी उस विकास से बहुत प्रभावित होती है। हमें सड़क में थोड़े बहुत गड्ढे जब होते हैं तो हमें ठीक लगती है, बहुत गड्ढे नहीं होते, लेकिन हमारे बच्चे अब उन गड्ढों वाली सड़कों पे नहीं जाना चाहते। वो भले ही लंबा चल के जाए, लेकिन वो अच्छी सड़कों पे चलना चाहते हैं। तो हमने जो विकास देखा है, ये आने वाली पिछले 10-12 साल वाली जो पीढ़ी है, इस विकास की, इसकी मान्यताएं बदल गई, तो बस इसलिए बड़ा संक्रमण का दौर है। हाँ हाँ मैं मुझे अपना याद है कि 6 बजे हमारी बिजली चली जाती थी हम्म और 10 11 11 बजे तक बिजली आया करती थी। तो अब 24 घंटे बिजली हो गई है। हम्म तो अब जब 1 घंटे भी आधे घंटे के लिए कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो जो ये जनरेशन है ये बड़ी विचलित हो जाती है। हम्म हम लोग 4 4 5 5 घंटे, आप लोग तो खैर हम्म मेरी से भी ऊपर जनरेशन है, हमें लगता है हम्म। लाइट तो हमारे लिए तो लालटेन और लैंप सहारा थी, सहारा थी। और उसमें भी जो शीशे की लैंप थी वो ज़्यादा अच्छी थी, लालटेन थोड़ी कम अच्छी थी। हम्म अब इन्वर्टर चल गए तो बच्चे बहुत से जानते ही नहीं कि अंधेरा क्या होता अंधेरा है। क्या होता है। लेकिन वो अच्छी बात है। देखिए, कभी भी बहुत अपने को पिछड़ेपन को लेके बहुत ज़्यादा ज्ञान देने से नहीं मतलब होता है। आप जिस लेवल में है उसके बाद आप आगे बढ़ें, बड़े बिल्कुल सही बात। ये होता है। हमने, हमारे पिताजी ने जो संघर्ष देखे, हम्म ये हमारे बाबा ने देखे, गांव के थे, जी खेती वाले थे, हम्म वो सर्विस में आए, फादर वकालत किए। तो उनके संघर्षों से हम शिक्षा तो लें, लेकिन हम उनको उनको बहुत ज़्यादा लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो अच्छा मिला है उसको लें, आत्मसात करें, और उसको और कैसे सोसाइटी को दे पाएंगे, सब कर पाएंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। तो एक 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 लाइन में अगर आपसे बात बोलेंगे, तो अगर देश का उत्थान करना है, जैसे आपने बोला देश का इतिहास अधूरा है बिना फर्रुखाबाद के, हम्म, वैसे ही देश का अगर उत्थान करना है तो हमें फर्रुखाबाद और यहाँ के यंग जनरेशन का उत्थान करना बहुत ज़रूरी है। कि जिस हिसाब से हमारी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, तो कुछ समय बाद वोट, मुझे नहीं लगता है कि जाति समीकरणों पे या इन सब, जैसे आपने बोला ना विकास बच्चों ने हम्म, देखा है, हम्म, तो 10 साल 15 साल बाद चुनाव विकास के बेसिस पे इन सब चीज़ों पे ही होगा। तो एक मौका हमें लगता है दोबारा आएगा हमारे पास, दोबारा से ग्लोरीफाई करने का या बड़ा होने का, मेरी नज़र में। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जहाँ पे हम फर्रुखाबाद को रीब्रांड कर सकते हैं, मतलब मैं बोलूँगा हम्म, रीब्रांडिंग की ज़रूरत है हमारे फर्रुखाबाद को। तो
उस विषय में मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछूंगा कि कैसे हम रीब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी फर्रुखाबाद की, और उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहें हम सबसे तो बताइए। देखिए, रीब्रांडिंग बहुत छोटा शब्द है। जी। हम अपने आप को पहचान जाए, यही बहुत बड़ी बात। हम कौन हैं, जी। हमारी विरासत क्या है, हम किस जगह के रहने वाले हैं, हमें उस पर अगर गर्व करना आ जाए तो रीब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हमें जो वैल्यूज़ हमने बताया ना, हमारी जो नैतिक शिक्षा है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी इतिहास है, इसको अगर बच्चे जान जाएं, जी। और वो बहुत कठिन काम नहीं है। हम लोग जो आप जैसे बच्चों से जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि क्यों आप भी और बच्चों की तरह बहुत सी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब हमें बहुत से हमारे पास फर्रुखाबाद में ऐसे 30-32 बच्चों की अभी टीम है जो 30 साल के उम्र के अंदर ही हैं, जो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके अंदर कुछ करने की झलक ललक है कि वो कैसे अपने शहर का नाम ऊंचा करें। उनके अंदर कोई उल्टी सीधी आदत नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, एक बात तो है कि रोजी रोटी का संघर्ष सबके लिए। बहुत सी चीज़ें तभी आगे बढ़ पाएंगी जब हमारे इनकम के सोर्सेस ठीक ठाक ठीक होंगे। ठाक। हमें उसके लिए संघर्ष अगर करना पड़ेगा तो सारे मूल्य, सारी वैल्यूज, सारी बातें किनारे हो जाती हैं। उसके लिए सही शिक्षा, सही गाइडेंस, सही लोगों का साथ, और अपने अंदर ये विश्वास कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे आगे चल के, ये मुझे लगता है कि है, और ये हो रहा है। जो लोग गलत काम करके छोड़ रहे हैं, लोग समाज भी उनको अब छोड़ता चला जा छोड़ता रहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। काफी काफी बदलाव। है। काफ़ी बदलाव है। बदलाव। जो जो सरकार की नीतियां हैं, हम हर चीज़ में सरकार के का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अपने गली मोहल्ले का कूड़ा साफ करना या किसी की मदद करना, ये सब हमें अपने मन से करना पड़ेगा। करा। और सरकार की नीतियां उनको बताना पड़ेगा। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन रिवैम्प इंडिया जी। काम कर रहा है, आपने अपना काम शुरू किया, लोगों ने आइडेंटिफाई किया, लोग आपको बुलाते हैं, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करते हैं, क्यों? और आपसे लोग जुड़ते भी हैं। मैंने कई वीडियोज आपके देखे जिसमें बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बड़े भी हैं, तो वो जुड़ना क्यों चाहते हैं उन्हें। और एक बात और भी है, एक मंदिर है यहाँ पर, मैं हमने उसमें कुछ काम शुरू करवाया कुछ लोगों के सहयोग से। जी। तो कुछ लोग आते थे और अपने आप 5,000 10,000 पैसे छोड़ के चले जाते थे। उन्हें मालूम था कि ये दरवाज़ा लगना है, ये तो हमने कहा था कि आप खुद करवा दीजिए। बोले नहीं, आप करवाओ, हमें मालूम आप अच्छी जगह लगाओगे। तो आज भी समाज अच्छे लोगों को रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छे काम करने वालों और उनके पीछे चलने वालों की भी भीड़। तो ऐसा नहीं है, हमने हमेशा सकारात्मक तरीके की बात करने को अपना मूल मंत्र बनाया है। और हमारे आइडियल वो लोग हैं जो, कभी कभी आपने देखा हो गली में कूड़ा लेने वाले कुछ बच्चे आते हैं, कंधे पे एक बोरा होता है और कूड़े में से कुछ बीन के अपने बोरे में डाल लेते हैं। तो जिस गंदगी से हम नाक बहुत सिकोड़ते हैं, वो उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो बुराई में अच्छाई ढूंढने के लिए वो हमारे आइडियल। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई संकट नहीं है, और और बस एक एक विजन चाहिए, और विजन के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी सबको लेनी लेनी पड़ेगी। पड़ेगी। स्कूल को, टीचर्स को, बच्चों को। खाली ये नहीं कि हम हमारा बच्चा इंग्लिश अच्छा बोल ले या उसके 95% आ जाए। मुझे नहीं पता है कि कितने 12th के टॉपर ने सिविल सर्विसेज में टॉप टॉप किया, किया। या CPMT में टॉप किया, या नीट में टॉप किया, या IIT में टॉप, मुझे नहीं पता। और हाँ, स्कूलिंग अच्छी हो, स्कूल का माहौल अच्छा हो, और बच्चों को सही गलत की पहचान हो। अंधी दौड़ जो है वो हमेशा नुकसानदायक है। एक आखिरी मैसेज जो आप फर्रुखाबाद के यंगस्टर्स को देना चाहो, उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। पूरी बात तो यंग के लिए हुई, लेकिन एक अब अगर निचोड़, एक 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 मैसेज। मैं अपने जो हमारे नौजवान दोस्त हैं या बच्चे हैं, उनसे यही कहूँगा कि अपने आप को पहचानो, और अपने जो माता पिता और जो गुरुजन जो बात कह रहे हैं, उसको उसमें कोई सेकंड ऑप्शन मत रखो। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये मान के अगर बात करोगे जी। तो शर्तिया विकास होगा। क्योंकि कोई भी बड़ा, कोई भी शिक्षक, कोई भी माता पिता हम्म। कभी भी ये शिक्षा नहीं देता कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जाए। चलिए फिर आगे दीजिए, बता दी। थैंक यू।